हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आधारित ज्यामिति की अवधारणा है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जिसमें लाइन सेगमेंट, रे और बाकी जो बची हुई फिगर्स शेप्स हैं उसके बारे में हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो हैं ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, डेटा हैंडलिंग, स्केलिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ट्रायंगल से। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, त्रिभुज या इसकी विशेषताएं। तो त्रिभुज या ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, इनके नाम से ही क्लियर होता है कि ये है क्या। ठीक है, ट्राई और त्रि, तीन, ये दोनों का मतलब है नंबर 3। तीन, अब तीन क्या है इसमें, या अब देखो इंग्लिश के हिसाब से 3 एंगल होंगे, हिंदी के हिसाब से 3 हो जाए, तो इससे इनको डिफाइन किया गया है। तो ट्रायंगल जैसे आप इस फिगर को देख सकते हैं, 3 तो एंगल है, ठीक है, और 3 साइड्स हैं, 1 2 और ये 3 साइड्स हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं, एक पी क्यू आर। जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसको डिनोट करने के लिए हम साइन क्या बनाते हैं, ट्रायंगल का एक साइन बनाते हैं और पी क्यू आर लिख देते हैं, कभी भी किसी ट्रायंगल को लिखना हो तो। ठीक है, ये एक तरीका है। और बाकी बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो 2D शेप है और क्लोज्ड है। क्लोज तो आप समझ रहे हैं, सभी साइड्स आपस में जुड़ी हुई हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं अंदर जाने का, इसलिए क्लोज है। 2D शेप, 2D शेप है यानी इसमें कोई मोटाई नहीं होती, सिर्फ लेंथ ब्रेथ ही ले सकते हैं। लेंथ ब्रेथ भी किस तरह से, अगर हम जैसे ये इसके लेंथ ले लें, ये ब्रेथ ले लें, हाँ, चाहे चूंकि हम इसको बोलते हैं हाइट है, लेकिन रियल में हाइट का यहाँ मतलब मोटाई है, मोटाई नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और फिर मैं बता दूँ 2D शेप्स का मतलब यही है कि किसी चीज़ के अंदर इंडल्ज हो सकती है, इंक्लूडेड हो सकती है, वो हम हाथ में ले नहीं सकते। हाथ में अगर हम पेपर भी ले रहे हैं तो वो 2D शेप नहीं है, वो 3D बन जाती है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, 3 एंगल्स, 3 साइड्स, 3 भुजाएं, 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट, जैसे सिर्फ P एक कॉर्नर है, सिर्फ Q एक कॉर्नर है और R कॉर्नर है। कॉर्नर ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट है कॉर्नर, ये पॉइंट है कॉर्नर और ये पॉइंट है कॉर्नर। ठीक है, तीनों। तो P Q R जो सिर्फ सेपरेट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलेंगे। वर्टिसेस एक होगा तो वर्टेक्स। क्लियर, ये मोटी मोटी बातें थी। हाँ, एक चीज़ और, तीनों एंगल्स का सम, यहाँ जो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 180 डिग्री ही होगा। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तीन होगा, अगर 2 का सम दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं एंगल, तीसरा निकालना है, तो आप 180 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे, यानी त्रिभुज के प्रकार पे। त्रिभुज दो तरह से इनको दो बेस पर कैटेगराइज किया गया है, एक तो बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। दो अलग कैटेगरीज बनाई गई है। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड्स करते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक। विषम बाहु का मतलब है इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, आपस में सब इक्वल होंगी, वो कोई भी साइड, या देखिए यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों का लेंथ अलग अलग होगा, तीनों की जो भुजाओं की लंबाई है वो बिल्कुल अलग अलग होगी, कोई भी सेम नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको स्केलन या विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरे टाइप का जो ट्रायंगल है वो है आइसोसेलस। आइसोसेलस जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु और नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दो भुजाएं सम हो यानी बराबर होंगी, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल। थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इक्वी 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 मतलब बराबर, ठीक है, सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, इसलिए इसका नाम भी है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सारी भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होंगे, देखिए लिखा है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो थे साइड्स पर बेस्ड। अब बात करते हैं एंगल्स पर बेस्ड जो ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहले एक्यूट, देखिए एक्यूट, राइट एंगल, एक्यूट एंगल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो वहां से समझ में आ जाएगा आपको कि एक्यूट क्यों है, क्योंकि सारी साइड्स जो सारे एंगल्स जो हैं इसके वो एक्यूट होंगे, कोई भी एंगल 90 या 90 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो सारे एंगल एक्यूट होंगे, इसलिए इसका नाम एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या फिर हिंदी में कह सकते हैं न्यून कोण, सॉरी न्यून को आधा ना है, ये मैंने हलंत लगा दिया, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, जिसका एक एंगल कोई भी 90 डिग्री होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज, कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर? देखिए यहाँ जैसे ये एंगल 90 डिग्री का, इसी तरह ऑब्ट्यूज जिसको हम अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण क्यों? कोई एक एंगल अधिक कोण होगा, बहुत इजी है। ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, मोर देन 90 या लेस देन 180 के बीच में, इन दोनों के बीच में होगा एंगल, तो अधिक कोण या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज, नाम से ही पता चल रहा है, चतुर, चतुर मतलब चार, ठीक है, क्वाड मतलब भी चार, जिसकी चार भुजाएं हों, जिसके ऐसी फिगर, ऐसी क्लोज फिगर जिसके अंदर चार भुजाएं, चार साइड्स हों, उसको कहेंगे क्लोज टू डी शेप है ये, ठीक है। और चार साइड्स होते हैं, वो रिस्पेक्टिवली कैसी भी, कोई भी लेंथ हो सकती है, कितने भी बड़े हो सकते हैं, कैसे भी एंगल पे झुके हो सकते हैं। हाँ, एंगल की बात करें तो इनका एंगल सम होता है, यस, एंगल्स का जो सम होता है, जैसे ट्रायंगल का 180 था, लेकिन इनका 360 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम 360 डिग्री होता है। और बात करें हम तो इसके बारे में, तो चार एंगल्स हैं, चार एंगल्स, जैसे इसका नाम रख लेते हैं W X Y Z। तो WXYZ जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें चार एंगल्स दिखाएंगे आपको, एंगल W, एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z। ये चार एंगल हो गए। चार साइड्स कौन सी? ये वाली साइड WZ, ये वाली साइड WX, ये वाली साइड XY, ये वाली साइड YZ। चार साइड्स दिख रही हैं आपको। इसी तरह से चार वर्टिसेस, पॉइंट W एक वर्टेक्स, पॉइंट X सेकेंड वर्टेक्स, पॉइंट Y थर्ड वर्टेक्स, पॉइंट Z फोर्थ वर्टेक्स। तो चार वर्टेक्स हो गए। तो ये मोटी मोटी बातें थी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उल्टा पुल्टा ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल क्यों बनाया, क्योंकि बेसिक क्वाड्रिलेटरल यही है। इसके टाइप्स में आगे जाके हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब इसी के पार्ट हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरफ से। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में मोटे मोटे तौर पे 6 हैं जो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक दो हो सकते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले है पैरेललोग्राम। वैसे पैरेललोग्राम सबसे पहले नहीं पढ़ते हम, सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेक्टेंगल, ठीक है। हम रेक्टेंगल पढ़ लेते हैं सबसे पहले। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में हम आयत भी कहते हैं। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो अपोजिट साइड्स है ये आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। पैरेलल मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में कि पैरेलल वो साइड्स जो आपस में कभी नहीं मिलते। इसी तरह से ये अपोजिट साइड्स दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है। एक और खास बात, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये सभी एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है? एक चीज और नहीं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाले पॉइंट को डायगोनल कहते हैं। अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल है दो इसमें, ठीक है, अपोजिट पॉइंट्स को, कॉर्नर्स को, सॉरी। तो ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं टू डायगोनल्स आर इक्वल, टू डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक। ये डब्ल्यू ए और डब्ल्यू ओ। इसी तरह से आप नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट जो पार्ट है, इसका प्रकार है, टाइप है, वो है वर्ग यानी स्क्वायर। इसके बारे में बात करते हैं। स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल होंगे लेकिन इक्वल सारी होंगी, ठीक है, चारों आपस में इक्वल होंगी इसलिए। और सभी एंगल्स 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 डिग्री के। तो चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। बात करते हैं डायगोनल की। इसमें भी डायगोनल बनेंगे दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने पर, और दोनों की लेंथ इक्वल होंगी, ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। और एक और खास बात, ये जो कटेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। इसमें ऐसा नहीं था, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, हालांकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन ये एंगल कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ चारों एंगल जो है, यहाँ जो बनेंगे ये पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर, वो इक्वल होंगे। अब आते हैं पैरेललोग्राम पे, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे दबा के यहाँ कॉर्नर से, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। यानी रेक्टेंगल्स की तरह से बना है पैरेललोग्राम, और स्क्वायर की तरफ से बना है रोम्बस, जिसके बारे में अभी बात करेंगे हम। पहले पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में समानांतर, समान अंतर वाला चतुर्भुज, जिनके दो अपोजिट साइड्स हैं, वो उनका अंतर हमेशा समान होता है, इसलिए इसको पैरेलल
लोग्राम या समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो पैरेलल्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी ये दोनों साइड, और इक्वल भी। ये पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। इसी तरह से ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और इक्वल भी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 सॉरी 1 इसको ले लेते हैं, 2 इसको ले लेते हैं, 3 इसको ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। तो एंगल 1 और 3 इक्वल होगा, एंगल 2 और 4 इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं रोम्बस की तरफ। मैंने बताया कि जैसे रेक्टेंगल को थोड़ा टिल्ट या झुका देंगे दबा के इधर से कॉर्नर से, तो बनेगा पैरेललोग्राम। इसी तरह से स्क्वायर को थोड़ा सा दबाएंगे तो बनेगा रोम्बस। रोम्बस इस तरह से भी आपको दिखाई दे सकता है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से, यानी स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा करके दबा के करेंगे तो समचतुर्भुज बन जाता है। तो फीचर्स कुछ कुछ मिलते हैं, चारों साइड्स इक्वल होंगी इसकी, जैसे स्क्वायर के हैं। ठीक है, इसमें भी जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को कट करेंगे, वो इक्वली कट करेंगे और 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड एट राइट एंगल। राइट एंगल पे एक दूसरे को काटेंगे और बाइसेक्ट करेंगे। अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें देखो, इसमें तो मैं यहाँ बताया था अपोजिट एंगल, जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होगा जैसे उसमें था। इसी तरह से इसमें भी ये 1 2 3 4, तो 1 और 3 इक्वल होंगे, 4 और 2 इक्वल होंगे। तो ये था रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का नाम क्यों है? क्योंकि सारी भुजाएं, चारों भुजाएं सम है, सम यानी बराबर है, इसलिए समचतुर्भुज। बात करते हैं ट्रेपेजॉइड और काइट की। ये दोनों बहुत इतना यूज नहीं होते जितना ये चारों साइड, चारों शेप्स का होती हैं। ट्रेपेजॉइड, जिसको ट्रेपीजियम भी हम कहते हैं, समलम हिंदी में नाम है। समलम क्यों है? क्योंकि इसकी दो जो साइड्स हैं इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है। वो केवल एक ही पेयर में ऐसा होगा, लिखा है देखिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, यानी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल दिख रही है आपको, लेकिन ये कभी नहीं होंगी, इसलिए इसको समलम बोलते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, एक साइड तो थोड़ी झुकी हो और एक ज्यादा झुकी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो दोनों, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं हम आइसोसेलस ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम, और जिसकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं है वो नॉर्मल ट्रेपेजॉइड है। इसके बाद बात करते हैं काइट की। काइट क्या है? काइट तो आप जानते हैं, हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग वाली शेप। लेकिन यहाँ जब हम शेप की बात करें, यहाँ नीचे थोड़ी पूंछ वाली जगह जो है वो तो बड़ी होगी, तो इसलिए इसकी खासियत है, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होंगी, एक साथ जो जुड़ी हुई साइड्स होंगी दो, ये वाली, जैसे ये पेयर है, ये आपस में इक्वल होंगे, इसी तरह से ये वाला पेयर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी ये दो साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस, वन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है, सॉरी ईच अदर नहीं है, अदर। एक एक डायगोनल, डायगोनल जो है, ये वाला डायगोनल जो है इस वाले डायगोनल को बिल्कुल इक्वली बांट रहा है। देखिए यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा। डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। यस, ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, यानी सेंटर पे यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, सारों 90 डिग्री के एंगल ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स की। तो ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि जब हम एरिया, पेरीमीटर या मेंसुरेशन या किसी भी तरह की और बात करें तो यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए कि ये फीचर्स क्या है, ये कैसे आ गया, इसके बारे में हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी देखिए डायगोनल ऐसे होंगे, एक दूसरे को कट करेंगे और आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आते हैं सर्कल पे। अनदर 2D शेप इज सर्कल। सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ सर्कुलर है, नहीं होंगी सर्कुलर तो काम नहीं चलेगा हमारा, काम बनेगा नहीं। जैसे भाई ये क्लोज 2D शेप है, इट इज अ क्लोज 2D शेप, बंद है पूरी तरह से, नो कॉर्नर, कोई इसमें कोना नहीं होता। सबसे बड़ी जो खासियत है जो बाकी शेप से इसको अलग करती है वो है नो कॉर्नर, कोई कॉर्नर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं इसके फीचर्स में, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे यस, सेंटर के बीच में अगर हम खुद एक सर्कल बनाते हैं किसी कंपास की मदद से, तो कंपास जहाँ बीच में हम रखते हैं वो उसका सेंटर पॉइंट होता है, इसलिए इसको सेंटर बोलेंगे। रेडियस, सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट जो लेयरिंग है इसकी, यानी जो इसकी ये बाउंड्री है, सेंटर से बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है, या फिर कंपास को हम जितना ओपन करते हैं घुमाने के लिए वो उसका रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस। क्लियर। रेडियस का ही डबल, अगर रेडियस दोनों अपोजिट रेडियस को हम एक साथ मिला दें तो डायमीटर बनती है, यानी डबल। तो डायमीटर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर, यानी डायमीटर हम कह सकते हैं डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये कह सकते हैं डायमीटर इज डबल ऑफ r या डबल ऑफ रेडियस। ये हो गया तीनों चीज़ों के बारे में। अब आइए जरा इस वाले सर्कल में, इसमें भी कुछ और चीज़ें देखी। आर्क, यस। अब आर्क को कैसे समझ सकते हैं? ये देखा होगा मम्मी के
ये चूड़ियाँ जो होती हैं, कंगन होते हैं, चूड़ियाँ जब टूटती हैं तो कुछ-कुछ ऐसे दिखती हैं, टूट के ऐसे बिखर जाती हैं, ऐसे, इसी तरह से टुकड़ों में बिखर जाती हैं। तो ये जो टुकड़े दिख रहे हैं, ये आर्क होते हैं, इनको हम ही आर्क कहते हैं, यानी स सर्कल के बाउंड्री का एक पार्ट आर्क कहलाता है। सेक्टर, जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं आप, पिज़्ज़ा ऐसे कटा होता है, या हम केक काटते हैं जो, तो ये हर एक जो टुकड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको हम सेक्टर बोलेंगे, ठीक है? तो ये माइनर सेक्टर है, इस साइड वाला जो बड़ा वाला है वो मेजर सेक्टर है। इसके बाद बात करते हैं सेगमेंट की। तो कई बार हम फोल्ड कर देते हैं यहाँ से इसको बीच में, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस अच्छे से आप क्लियर करें कि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कई बार पूछ लेते हैं मेंसुरेशन में फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर आपको वहाँ पता होना चाहिए किस तरह से फाइंड आउट करना है। अगर आपको यही नहीं पता कि ये सेक्टर है या ये सेक्टर है या सेगमेंट क्या है, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसके बारे में जान लें। सेक्टर देखिए, पिज्जा से याद रख लीजिए सेक्टर। पिज्जा में जो टुकड़े होते हैं वो सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है? पिज्जा में जो टुकड़े होते हैं वो सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है? तो आपको सेगमेंट बाकी दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। तो ये सर्कल के बारे में थी बातें। अब बढ़ते हैं आगे। डेटा हैंडलिंग, लास्ट जो टॉपिक है इस वीडियो का, डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग क्या है? हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेटाज होते हैं, उनको किस तरह से हम शो करते हैं या किस तरह से समझते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम बहुत सारे टेबुलर फॉर्म को यूज़ करते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स को यूज़ करते हैं, और उनसे इंफॉर्मेशन हम आसानी से ले लेते हैं या दूसरों को समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं? बच्चे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने डेटा हैंडलिंग में जो लिया है वो है पिक्टोग्राफ। इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, यानी पिक्चर्स से डिनोट करते हैं। पिक्टोग्राफ, ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्यों? क्योंकि इसमें पिक्चर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्केल जो लेना होता है, स्केलिंग, देखिए एक वर्ड यूज हुआ है स्केलिंग। स्केलिंग यहाँ पे मतलब है ईच बुक, ईच यहाँ पे बुक है, ये बुक रिप्रेजेंट 3 बुक्स, यानी यहाँ पे एक बुक दिखाई दे रही है तो आप 3 समझिए, ये स्केलिंग है इसकी। तो यहाँ पे टोटल बताइए, 4वीं है, स्टूडेंट है, 4वीं के पास कितनी बुक्स हैं? 3 और 3 6 बुक्स होंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी तो 6 बुक्स होंगी, 2 नहीं होंगी। 2 तो दिखाने के लिए किया गया था कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको दिखा दें। इसी तरह से प्रणव के बाद बताइए कितनी बुक्स होंगी? 3 3 3 9 बुक्स, इसके पास होंगी 9 बुक्स। इसी तरह से हिना के पास सिर्फ 3 बुक्स, क्योंकि एक बुक है यहाँ पे। आरोही के पास होगी, आरोही के पास 9 बुक। अन्विषा के पास 4 4 3 जा 12 होंगी, 12 बुक्स होंगी। करण के पास 3 2 जा 6 बुक्स होंगी, ठीक है? तो ये इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। बहुत ईजी था। आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अन्विषा के पास प्रणव से कितनी ज्यादा बुक्स हैं? अन्विषा के पास प्रणव से ये अन्विषा के पास प्रणव से कितनी ज्यादा बुक है? तो अन्विषा के पास यहाँ 4 दिख रही है, यहाँ 3 है, तो 4 - 3 तो 1 हो गया, लेकिन 1 आंसर नहीं है। आप स्केलिंग को ध्यान रखते हुए 1 जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी उसके पास 3 बुक ज्यादा है प्रणव से। अन्विषा के पास 3 बुक प्रणव से ज्यादा है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यस, अगला जो है पिक्टोग्राफ से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें एक ये वाला कॉलम हम अलग से बनाते हैं जो कि डिनोट करता है, जैसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर क्वेश्चन में। इसको किस तरह से हम एक टेबुलर फॉर्म में ला सकते हैं, और टैली मार्क्स, इसको टैली मार्क्स या टैली बार बोलते हैं। ये जो कटी हुई दिख रही है इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आप बीच से भी काट सकते हैं, 1 2 3 4, और 5वां ही हमेशा कटता है, ध्यान रखिए। इसको कैसे दिखाना है? अगर मुझे 6 लिखना है तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 1, ठीक है? 4 के बाद एक डंडा काटेंगे तो 5 का सेट बनता है। ये 5 5 के सेट पे ही हमेशा बनता है, इसलिए इसको टेली बार से टेली मार्क्स कहते हैं। तो जैसे 5 अंक कितनी बार आया वो, 7 अंक कितनी बार आया वो, इसलिए यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो आप बहुत आसानी से देख के बता सकते हैं कि जैसे 12 नंबर वाला, ठीक है? कप केक सोल्ड 12, कितने? 1 2 3, तो 12 ऐसे शो कर दिया हमने, ठीक है? 24 तो 24 ऐसे शो कर दिया, 28 तो ऐसे शो कर दिया। तो कितना इजी है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो टाइप है, यस, देखिए यहाँ पे भी टेली मार्क्स बनाया हुआ है। अब इस टेली मार्क्स को हम और दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन जो अगला टाइप है ये है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। और इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखिए रहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये है। तो बार ग्राफ को भी देख के हम बहुत सारी चीजों का अंदाजा, जैसे नंबर ऑफ शॉपर्स हैं और शॉपर्स, शॉपर जैसे वुमेन,
महिलाएं, पुरुष, लड़का, लड़की, ये शॉपर्स हैं। और कितने हैं? जैसे सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं 25 से भी ज़्यादा, यानी 28। पुरुष कितने हैं? एग्जैक्टली 15। तो देखिए कितना आसान हो गया है समझना। यानी हम बार्स की लंबाई से हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा है, कौन कम है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए सबसे ज़्यादा जो शॉपर्स हैं यानी दुकान वाले हैं वो कौन है? महिला, पुरुष, लड़का या लड़की? तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं यहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा शॉपर्स हैं। तो इस तरह क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए हमें इनको समझना, इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या इनका मतलब है। ठीक है? यस। तो सबसे कम कौन है? तो लड़के हैं शॉपर्स। लड़कों से महिलाओं की संख्या कितनी कम है? तो 28 से बॉयज़ कितने हैं? 5 हैं। 28 से 5 कम है यानी 23 कम है वो। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पढ़ते हैं अगले पे। पाई चार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ थोड़ा-सा और उसके मुकाबले कॉम्प्लेक्स है, यानी जटिल है, क्योंकि इसमें एक डिग्री निकालना, एंगल निकालना पड़ता है, फिर इसको फॉर्म करने में। तो कैसे हो सकता है, मैं थोड़ा-सा बता भी दूँगा कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। यहाँ पे देखिए जैसे दिखाया गया है, मेक अ सर्कल ग्राफ टू शो नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड इन द इलेक्शन ऑफ क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर के लिए वोट डलवाए गए और इसको किसको कितना वोट मिला वो देखिए। मोना को मिला है 6 वोट, पायल को मिले हैं 10 वोट्स, प्रशांत को 2, सोना को 20, राजन को 15, मीरा को 4, सुभाष को 3। अब ये तो नंबर्स हैं, लेकिन हमें एक पाई चार्ट को, आपको पता एंगल्स एक और बता दूं मैं, सर्कल के बीच में ये पॉइंट पे हमेशा एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हमें इन पॉइंट्स को, वो जो वोट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए तरीका हमेशा ध्यान रखिए, पहले तो सबका वोट्स का टोटल ले लेंगे। टोटल करने पे देखिए पता चला हमें 60 वोट्स हैं। और मोना का कितना एंगल, इस सर्कल के अंदर कितने एंगल पे उसको पार्ट मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसके मार्क्स हैं, जो वोट हैं 6 हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से और डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है? ये तरीका है निकालने का डिग्री एंगल, सेंट्रल एंगल। सॉरी, पीछे चलते हैं। यस, ये तरीका है। तो 6 से 6 कट गया 10 पर, और 10 से 360 गया 36, तो 36 डिग्री देखिए आ गया आंसर। इस तरह से बाकी सब भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। डिग्री एंगल निकालना पड़ता है, जिसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, वो सब निकालने पड़ते हैं, उसके बाद ही इसको फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें पूछा सकता है, देखिए क्वेश्चन सिर्फ मान लीजिए पेपर में, एग्जाम में आपके पास सिर्फ इतना है, सिर्फ ये पाई चार्ट बना हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम वोट किसको मिले, हु हैज गॉट द मिनिमम वोट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे कम दिख रहा है आपको, ये वाला रेड वाला पार्ट प्रशांत, यानी प्रशांत को सबसे कम मिला। और लिखा नहीं हो सकता, जरूरी यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिखा हो। और सबसे ज्यादा किसको मिले? सोना को। यस। राजन को मीरा से कितना ज्यादा मिला है, तो ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, और नंबर थोड़ा दिखा होगा तो करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो मैंने लिया है वो है हिस्टोग्राम, जिसको हम आयत चित्र भी बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में देखिए क्या है, बार ग्राफ से थोड़ा डिफरेंस है इसमें, ये चिपके होते हैं आपस में। इसमें भी हाइट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको कितना मिला है। ठीक है, तो बार ग्राफ में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आप समझने में समझ सकते हैं। जैसे सब कह सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, और किस सबसे ज़्यादा पेशेंट किस एज वाले हैं, तो 50 से 60 वाले सबसे ज़्यादा गया हुआ है, ये एज है। सबसे कम वाले क्या है? 40 से 50 वाले सबसे कम पेशेंट्स हैं। तो देख के आपको अंदाजा लगा और क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, तो समझना जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बार ग्राफ का ही एग्जांपल ये हमने कर लिया है, फिर भी मैंने एक एग्जांपल और से रखा है। ठीक है, तो जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, बनाने में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि आपको कहीं अगर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया। कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपका डाउट हम क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम कि आप सेटिस्फाई हों और सब कुछ चीज़ें आसानी से समझ जाएँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी इसके इसके बाद हम जो मेन चीज़ें हैं वो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।